हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण बिंदु जो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी पर आधारित है। और यह जो चैप्टर है, जो बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें इसको सोचकर या इसको जब हम पढ़ते हैं तो कई प्रकार की जिज्ञासाएं मन में आती हैं कि जब हम आनुवंशिकी पढ़ते हैं तो हमारे लक्षण किस तरह से वंशानुगत होते हैं अगली पीढ़ी में। हमारे जो अंदर, शरीर के अंदर जो भी लक्षण आए हैं, जो गुण आए हैं, वो किस तरह से आए हैं, ये तो ठीक है, हमारी जिज्ञासा के अनुसार हम जान लेते हैं। लेकिन पीढ़ियों में कई बार ऐसी विसंगतियां भी वंशानुगत होती हैं जो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं, जीवन को एक तरह से बर्बाद करके रख देती हैं, जीवन को तहस नहस करके रख देती हैं। या कई बार तो स्थितियां ऐसी बनती हैं कि कोई भी शिशु या कोई भी बच्चा जन्म लेता है और वह आजीवन उन विकारों, उन विसंगतियों का शिकार रहता है और कई बार उसका जीवन बहुत थोड़े दिन के लिए होता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो इनका भी कारण क्या होता है? आनुवंशिकी, यानी लक्षणों की वंशागति होना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं पर आधारित है और यह है आनुवंशिक विकार, जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त कुछ विसंगतियां हैं, कुछ विकार हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। यानी आनुवंशिक विकार क्या हैं और ये कौन कौन से रूपों में दिखाई देते हैं हमारे शरीर में, ठीक है ना? तो आइए हम समझते हैं आज के वीडियो में आनुवंशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और यह किन किन रूपों में हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पारिभाषिक शब्दावली में कि आनुवंशिक विकार क्या है। साधारण शब्दों में हम ये कहें कि हमारे पूर्वजों या हमारे माता पिता के द्वारा प्राप्त ऐसे विकार जो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक या अगली पीढ़ी तक वंशानुगत होते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है ना? ऐसे विकारों को, ऐसे रोगों को, ऐसे विसंगतियों को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक विकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि इसकी परिभाषा थोड़ी सी देखें तो ये विकार माने ऐसे विकार जो जीनों या गुणसूत्रों में परिवर्तन या असमानताओं के कारण होते हैं। अच्छा, ये विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जब हमारे कोशिकाओं में स्थित जो गुणसूत्र हैं उनमें परिवर्तन हो जाए, जीन में परिवर्तन हो जाए या गुणसूत्र अथवा जीन की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो ये विकार उत्पन्न होते हैं। और जहाँ से ये उत्पन्न हुए तो फिर ये ऐसा नहीं कि उसी शरीर में ये स्थिर रहेंगे, उस शरीर से आगे की ओर ये संचारित भी होने लगते हैं। यानी यदि ये जानकारी नहीं हुई, ठीक है, चूँकि ये कई बार ऐसा होता है कि बाहर शरीर में नहीं दिखते हैं, ठीक है, इनकी हम बात आगे करेंगे। कई बार ये शरीर के बाहर नहीं दिखते हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं और अगली संतति में या अगली संतान में या अगली पीढ़ी में दिखाई देने लगते हैं। तो इनको रोकना कठिन हो जाता है, लगभग असंभव सा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? जीनों, गुणसूत्रों में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो उनकी संख्या को लेकर के हो, चाहे उनकी संरचना को लेकर के हो, चाहे उनकी स्थिति को लेकर के हो, जब इस तरह का परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन से जो विसंगति या जो डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक विकार कहते हैं। ये जन्म से हो सकते हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि यदि मान लो पिता या माता में से ये जीन प्रभावी नहीं हुए हैं या ये विकार प्रभावी नहीं हुए तो संतति में ये जन्म से हो सकते हैं और फिर अगली जनरेशन जब उसकी आएगी तो उसमें वंशानुगत भी ये होंगे, ठीक है। ये तो आनुवंशिक विकार की बातें हो गई। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो वंशानुगत ये होते हैं, पहली बात तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये जाते हैं। जीन उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय असमानता के कारण होते हैं। जीन उत्परिवर्तन क्या है, ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और वहाँ से उत्परिवर्तन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्परिवर्तन यानी जो जीन या गुणसूत्रों में होने वाला एक आकस्मिक परिवर्तन है जो उसकी संरचना, स्थिति या संख्या में हो सकता है।
तो उत्परिवर्तन होता है तो भी ये विकार उत्पन्न होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल वंशानुगत होंगे ये। इनका उपचार कठिन या असंभव होता है, लगभग असंभव ही मान लीजिए, कठिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ विकार लिंग सीमित होते हैं, लिंग गुण सूत्रों के माध्यम से कुछ विकार होते हैं। ठीक है, अब आइए इन विकारों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो ये विकार जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक है मेंडलीय विकार। कौन से होंगे? मेंडलीय विकार होंगे। ठीक है, तो मेंडलीय विकार पहले और दूसरा है गुणसूत्री विकार। तो मेंडलीय जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये विकार एकल जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं और मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। पहली बात तो कि एक जीन की जो संरचना है, उसकी स्थिति है, यदि उसमें परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में मेंडलीय विकार होता है। और दूसरी चीज़ क्या है? मेंडल के जो नियम हैं उन नियमों का ये पालन करते हैं। मेंडल के नियम यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। सभी जो नियम हैं, जो प्रयोग हैं मेंडल के, इनको हमने कायदे से विस्तार से सरल भाषा में व्याख्या करते हुए और वीडियो बनाया है। इसको आप यदि नहीं देखें तो जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो मेंडलीय विकार है, मेंडलीय विकार का मतलब ये हुआ कि एक तो ये है कि जो हमारी कोशिकाओं में किसी गुण के लिए जो एक जीनों का सेट होता है, उनमें से एक जीन जो होता है उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। और दूसरा क्या है कि ये मेंडल के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए इनको, ऐसे विकारों को हम क्या कहते हैं? मेंडलीय विकार कहते हैं। चलिए आइए देखें, इनके तीन रूप देखने को मिलते हैं। पहला क्या है? प्रभावी, और दूसरा क्या है? अप्रभावी विकार, और तीसरा है लिंग सीमित। ठीक है ना, ये तीन प्रकार के हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी जो 12वीं की है उसमें से जो प्रभावी विकार हैं, तो ठीक है ना, तो इनके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए केवल इनका नाम हम देख लेते हैं। इनमें जो उदाहरण है, हंटिंगटन कोरिया ये एक है, और एक दूसरा है ब्रैकीडेक्टली। ये दो उदाहरण है। इनको याद करना बहुत आवश्यक आपके लिए अभी नहीं है, लेकिन आगे सिलेबस में मिल सकता है। दूसरे नंबर में हम चलते हैं अप्रभावी जीन के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं। तो इनमें क्या है? सिकल सेल। इनको हम अलग अलग से वीडियो बना करके लेके आएंगे। इनको यहाँ पे अभी हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम एक एक करके और इनके बारे में अलग से लेके आएंगे। ठीक है ना, तो सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, थैलीसीमिया है। ये ऐसे प्रमुख विकार हैं जो अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। ठीक है, लिंग सीमित में आप देखिए तो पहला जो इसमें उदाहरण है हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया को आज हम लेकर के आने वाले हैं। अभी आज इसी वीडियो में हम हीमोफीलिया के बारे में समझेंगे कि क्या होता है और ये कितना खतरनाक हमारे लिए होता है। ठीक है, तो एक तो हीमोफीलिया, एक रंग अंधता यानी रंग वर्णांधता, वर्णांधता जिसको कहते हैं, जिसमें से जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात जिसमें रंग हम पहचान करने में हमको दिक्कत होती है। ठीक है ना, ये दो ही इसमें मुख्य रूप से हैं। एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उब्यूवेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखें, मुख्य रूप से हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये दो चीज़ हम लेकर के अलग अलग से आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कहे कि मेंडेलियन विकार की या मेंडलीय विकार की। अब दूसरा गुणसूत्री विकार देख लेते हैं। गुणसूत्री विकार में देखें तो बहुत इसमें विविधता है। पहली बात तो गुणसूत्री विकार क्या होते हैं कि गुणसूत्रों की स्थिति, संख्या और उनकी संरचना में परिवर्तन जब हो जाए और उससे विकार उत्पन्न जो होता है उसको हम गुणसूत्री विकार कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, संख्यात्मक असमानता के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं तो ये दो प्रकार के होंगे। एक होगा कौन सा? ऑटोसोमल। ठीक है ना, इनके बारे में हम आपको बाद में डिटेल में अलग से वीडियो लेके आएंगे। ऑटोसोमल विकार, इसके अंतर्गत डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम ये होते हैं। और इसी में दूसरा रूप है लिंग गुणसूत्री, यानी लिंग गुणसूत्री विकार जो होंगे इसके अंतर्गत क्या आएंगे? तो इसमें टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर्स हो गया। संरचनात्मक असमानता यदि होती है तो इसके अंतर्गत इसमें विलोपन है। फिर इसमें क्या है? डुप्लीकेशन, जिसको द्विगुणन कहते हैं। फिर क्या है? उल्टावर्तन यानी इन्वर्सन जिसको कहते हैं, और स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन जिसको कहते हैं। ये इस प्रकार की संरचनात्मक असमानता हो सकती है।
तो इन सभी विकारों को हम विधिवत डिटेल से लेके आएंगे। जो गुणसूत्री विकार हैं ये सभी आपके NCERT के सिलेबस में समाहित है, इसलिए इनकी अलग से हम वीडियो लेकर के आएंगे। अभी संक्षेप में इन सब के बारे में इसलिए लेकर के आए हैं इनका कलेक्शन, ताकि आपको ये याद रहे कि आनुवंशिक विकार कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कई बार बड़े प्रश्न पूछ देता है कि आनुवंशिक विकार क्या है और इनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें किसी भी उदाहरण को आपको डिटेल से नहीं जाना पड़ता है, केवल एक संक्षेप सारणी बना करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल किया जाता है। तो इसलिए ये बड़े प्रश्नों में आने की इसकी संभावना है, इस वजह से हम इसको एक संग्रह के रूप में लेकर के आए हैं। चलिए, आज जो हमारा मुख्य जो विकार है आनुवंशिक, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और इतना खतरनाक कि आपकी 2 से 3 मिनट के अंदर मौत हो सकती है, ऐसे विकार के बारे में हम जानेंगे। तो वो कौन सा विकार है आनुवंशिक, जो मेंडली विकार के अंतर्गत आएगा। तो आइए हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। ठीक है, ये हीमोफीलिया जिसके बारे में अभी हमने बताया, यह एक लिंग गुणसूत्री विकार है। ठीक है ना, हीमोफीलिया एक कैसा है, लिंग गुणसूत्री विकार है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये लीजिए हीमोफीलिया आपके सामने अभी इसका एक पोस्टर दिख रहा है, इसका एक कलेक्शन जिसमें मेन चीज़ें हैं वो हम लेकर के आए हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार है। और ये बड़े प्रश्नों में आने के साथ साथ यहाँ से विकल्प या खाली स्थान के रूप में एक एक नंबर के प्रश्न भी बनते हैं। तो आइए समझते हैं कि हीमोफीलिया है क्या। ठीक है ना, देखिए कोई भी आनुवंशिक विकार जो उत्पन्न होता है तो उसके 2 बड़े कारण हैं, या तो वो जीनों के कारण, अनियमितता के कारण, या गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है। ठीक है ना, तो अभी देखिए एक जीन की जो परिवर्तन है, एक जीन में जो परिवर्तन है, जो संरचनात्मक हो, स्थिति हो, संख्यात्मक हो, जैसा भी हो, एक जीन के में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उनमें से एक हीमोफीलिया है, जो लिंग गुणसूत्री विकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लिंग गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है उसके कारण ये हीमोफीलिया होता है। तो आइए हीमोफीलिया है क्या। पहली बात तो आपको समझ लेना है कि हीमोफीलिया साधारण शब्दों में हम यदि बताएं आपको, तो जब कभी हमें चोट लगती है तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि शरीर के उस भाग में जहाँ चोट लगी है वहाँ हम दबा लेते हैं या पट्टी बांध देते हैं, तो कुछ ही देर के बाद रक्त का निकलना बंद हो जाता है। और उसका मोस्ट उसमें बात क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जहाँ कट जाता है, जहाँ पे चोट लगती है या कट जाता है, रक्त जहाँ से बहता है, वहाँ पर कुछ ही समय में 1 से 2 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। उस कटे हुए भाग पर क्या हो जाता है, एक जमाव हो जाता है। ठीक है, रक्त जम जाता है, जिसकी वजह से रक्त का निकलना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे घाव भर जाता है। परंतु हीमोफीलिया होने की स्थिति में, ठीक है, हीमोफीलिया होने की स्थिति में ये जो जमने की स्थिति है रक्त की, वो बंद हो जाती है। ठीक है, और जब रक्त का जमना बंद हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा, बड़ी चोट लग गई या छोटी चोट लग गई, दोनों स्थितियों में रक्त का बहना जो है वो बंद नहीं होगा, अर्थात धीरे धीरे रक्त बहता ही रहेगा। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक तो ये है कि रक्त का थक्का देर से बनना, जहाँ 1 से 2 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, वहाँ 2 से ज़्यादा मिनट का टाइम लगे, 4 मिनट 5 मिनट, तो आपके शरीर का सारा रक्त बह सकता है और आपकी मौत हो सकती है। यदि एक्सीडेंट के समय पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है, कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है, तो वहाँ पे ब्लड का जो बहना है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है, रक्त का जमाव नहीं हो पाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप कई बार ऐसी घटना सुने भी होंगे कि रक्त का थक्का नहीं जमा इसलिए उसकी मौत हो गई, है ना, रक्त के बहने के कारण। तो देखिए जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक ये विकार है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है और इसका विकल्प क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए हीमोफीलिया क्या है, ये तो हमको साधारण शब्दों में हमने आपको बताया है। ठीक है, हीमोफीलिया एक वंशानुगत आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का बनने की क्षमता या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, ये हमने आपको बताया। इसमें छोटी सी चोट या बड़ी चोट लगने पर भी रक्त का अधिक समय तक स्त्राव होता रहता है और यह प्रायः पुरुषों में होता है। इसमें सबसे जो शिकार होते हैं पुरुष होते हैं, और महिलाएं क्यों नहीं होती हैं ये आगे हम समझेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, महिलाएं वाहक होती हैं, मतलब महिलाओं के अंदर इससे संबंधित जीन होगा जरूर, इस विकार से संबंधित जीन इनकी कोशिकाओं में होगा महिलाओं की,
लेकिन महिलाओं को ये प्रभावित नहीं कर सकता है। महिलाएं क्या होती हैं, रेयर केस में इसका शिकार होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसकी भी स्थिति हम समझेंगे। ठीक है, रेयर केस में महिलाएं इसकी शिकार होती हैं। ठीक है, सामान्य स्थितियों में पुरुष ही इसके शिकार होते हैं, यानी पुरुषों में ये बीमारी गंभीर रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो वाहक इसमें कौन है, यानी एक पीढ़ी से दो पीढ़ी ले जाने वाला जो वाहक है वो कौन है, महिलाएं होती हैं। ठीक है ना, महिलाएं वाहक होती हैं और प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, पुरुष के ऊपर पड़ता है, हीमोफीलिया का। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो यह रोग जो यक्स लिंग गुणसूत्र पर होता है। अब आपको ध्यान रखना है, लिंग गुणसूत्र कौन से हैं, महिला में एक्स होते हैं और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है। अब आपको यहाँ से अंदाजा लगा लेना है, महिला में जो है दो डबल एक्स होते हैं। एक एक्स में यदि मान लीजिए ये विकार हो गया तो दूसरा एक्स इसको कंट्रोल कर लेता है, यानी ये कुल मिलाकर के जब एक एक्स पर ये जो गुणसूत्र है, ये जो दोनों गुणसूत्र है लिंग गुणसूत्र, यदि हीमोफीलिया का जो जीन है किसी एक एक्स पर रहेगा ऐसे, तो ऐसी स्थिति में महिला केवल वाहक होगी। ठीक है ना, लेकिन चूंकि पुरुषों में एक ही एक्स होता है तो इस एक एक्स पर ही यदि हीमोफीलिया हो गया, इसका जीन उपस्थित हो गया, तो ये क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं इसके। तो अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पुरुषों में एक एक्स है, महिलाओं में डबल एक्स है। एक एक्स यदि इसमें यदि जीन उपस्थित हो गया तो दूसरा एक्स सुरक्षित है, इसलिए केवल वाहक होती हैं। ये आपको पहले समझ लेना है इन चीज़ों को। जब किसी पुरुष को यह जीन उसकी माने उसके पूर्वज से या उसके पीढ़ी से, ठीक है ना, माता से प्राप्त होता है। ठीक है ना, जब किसी पुरुष को यह जीन उसकी माता से प्राप्त होता है तब वह हीमोफिलिक होता है। जाहिर सी बात, अभी हमने आपको बताया, क्योंकि महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, तो महिलाओं में यदि ये जीन है, यदि ये जीन महिलाओं में है तो इससे होने वाली जो संतति पुत्र होगी वो हीमोफिलिक ही होगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर दूसरी बात क्या है, हीमोफीलिया दो प्रकार का होगा, एक हो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया जो ए है ये फैक्टर 8 के कारण होता है, और जो हीमोफीलिया बी है ये फैक्टर 9 के कारण होता है। ये अभी फैक्टर 8 और 9 क्या है, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके प्रमुख कारण कि ये क्यों हो। अब हीमोफीलिया होगा क्यों, ये भी बात थोड़ा कर लेते हैं। तो हमारे रक्त में थक्का बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, भाई प्रोटीन ही तो थक्का बनाते हैं। तो अब ये दो फैक्टर होते हैं जिसके कारण प्रोटीन जो फैक्टर यहाँ पे 8 और 9 है, ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो थक्का बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब इनमें से 8 और 9, 8 की कमी है तो हीमोफीलिया ए होगा, यदि 9 की कमी है तो यानी कि हीमोफीलिया बी होगा। तो ये आवश्यक होते हैं, ये प्रोटीन है विशेष प्रकार के जो हमारे रक्त को थक्का बनाने में काम आते हैं। अब इनकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता और रक्त स्राव लंबे समय तक चलता रहता है। ये तो बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, तो ये सामान्य व्यक्ति की क्या है, रक्तवाहिका है। तो सामान्य व्यक्ति की जो रक्तवाहिका है, देखिए यहाँ पर क्या है, रक्त का थक्का बन गया। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग हो गई, इसलिए रक्त का बहना क्या हो जाता है, थोड़ा सा बंद हो जाता है, धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रक्त की क्लॉटिंग नहीं हुई, यानी थक्का नहीं बना और रक्त लगातार बहता रहा है। ये हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है, इसकी रक्तवाहिका है। ये चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन इसमें रक्त का थक्का बन गया, इसलिए धीरे धीरे बंद हो गया रक्त का बहना। लेकिन इसमें देखिए ये क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें रक्त का थक्का नहीं बना, इस वजह से या देरी से बना, इसलिए रक्त का स्राव लंबे समय तक चलता रहा है। और इसका मेन यही है कि फैक्टर 8 और 9 जैसे जो विशेष प्रोटीन होते हैं, इनकी मात्रा में कमी हो जाए या ये पाया न जाए, तब जाकर के हीमोफीलिया की स्थिति बनती है। अब लक्षण आइए देख लेते हैं। पहला लक्षण तो यही है इसमें कि चोट लगने के बाद रक्त स्राव रुकने में अधिक समय लगेगा, पहला लक्षण। जोड़ों जैसे विशेषकर घुटना है, कोहनी है, टखना है, इनमें दर्द और सूजन होने लगता है, ये भी लक्षण है। ऐसा नहीं कि केवल हीमोफीलिया होगा तभी घुटने और कोहनी और टखने में दर्द और सूजन होगा, ये तो बात के कारण, अर्थराइटिस के कारण भी होता है। लेकिन एक लक्षण इनका ये भी है, बार बार नाक, मसूड़ों और त्वचा के अंदर रक्तस्राव हो जाता है। जैसे नाक से अकस्मात
बिना किसी चोट के, बिना किसी और कारण के मसूड़ों से या दांत की जो मसूड़े हैं त्वचा से, त्वचा के अंदर से और नाक कान से, यहाँ से हर जगह से रक्त का स्त्राव यदि होता रहता है बीच में, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए हीमोफीलिया का ये लक्षण है। मांसपेशियों में रक्त स्त्राव से सूजन और दर्द हो जाना, ये भी एक लक्षण है। गंभीर स्थिति में आंतरिक रक्त स्त्राव भी हो सकता है, अंदर की जो रुधिर धमनिकाएं हैं वो फट सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये तो लक्षण की बात हो गई हीमोफीलिया की। अब आइए कुछ उपचार की बातें करते हैं। वैसे आनुवंशिक जो विकार होते हैं उनका कोई विशेष उपचार नहीं है, लगभग ये लाइलाज होते हैं, पर फिर भी कुछ एक विकल्प के रूप में, सामान्य विकल्प के रूप में कुछ चीज़ें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 8 और जो 9 फैक्टर वाले जो प्रोटीन है विशेष, इनको अतिरिक्त कृत्रिम तरीके से यदि शरीर को दिया जाता है तो कुछ इसमें राहत मिलती है। फैक्टर 8 और 9 ये ध्यान रखना है आपको। रक्त स्त्राव रोकने वाली दवाएं देना ये एक विकल्प है, लेकिन ये अस्थायी होता है। जब रक्त स्त्राव हो रहा होता है उस समय ये दवाएं देंगे तो उस समय के लिए रक्त स्त्राव बंद हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा चोट लगी तो फिर से वो दवाएं आपको लेना पड़ेगा, यानी कोई स्थायी इलाज इसका नहीं है। चोट से बचाव और नियमित देखभाल करना चाहिए। अब इसमें यह है, कुछ अपने हाथ में भी चीज़ें हैं कि हम चोट से बचें, एक्सीडेंट होने से बचें, गिरने से बचें, और कोई भी शरीर का ऐसा अंग है जिसको हम ऐसे लापरवाही पूर्वक न छोड़ें, यानी कि कुल मिला करके हम ये चोट और जो घाव होते हैं उनसे हमको हमेशा बचना है। आधुनिक चिकित्सा से रोगी सामान्य जीवन जी सकते हैं। कुछ ऐसी चिकित्साएं हैं जिनसे सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ये एक विकल्प है, आनुवंशिक विकारों का कोई एक स्थायी इलाज नहीं है। ये आपको दिमाग में पहले से रखना है, इसलिए अपने से जो हो सकता है वो करें। ठीक है, अपने से इतना है कि हम अपने आप को चोट से बचा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में इतना है। अब आइए, यदि इनकी हीमोफीलिया की वंशागति होती है तो ये किस प्रकार होती है, तो हम 2-3 विकल्प यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पर 3 ग्राफ हम बना के रखे हुए हैं, और इन ग्राफों से आइए समझते हैं एक एक करके कि इनकी वंशागति होती है तो किस प्रकार होती है। अब विचार करिए, यदि हीमोफिलिक पिता और सामान्य माता हो, पिता कैसा हो, हीमोफिलिक हो, ये जो XY ये गुणसूत्र आप देख रहे हो, ये लिंग गुणसूत्र है। क्या है? लिंग गुणसूत्र। इसमें पिता में क्या है, एक X होता है, एक Y होता है। इस X में यदि H लगा हुआ है, अर्थात ये क्या है, हीमोफिलिक है। ठीक है ना, यानी हीमोफीलिया का शिकार है कौन, पिता। और माता कैसी है, सामान्य है। ठीक है, तो अब जैसे इसकी वंशानुगति होगी तो किस प्रकार की होगी, तो देखिए, जब इसमें दोनों के बीच प्रजनन होगा यानी निषेचन की स्थिति बनेगी, तो इसमें देखिए, चूंकि जो X है इसका युग्मक जो बनेगा, गुणसूत्र जो बनेगा, गुणसूत्र से जो इसमें से स्पर्म बनेंगे, जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनेंगे, तो ये कैसा बनेगा, X वाला बनेगा जो हीमोफिलिक होगा, और एक Y वाला होगा जो सामान्य होगा। ठीक है ना, और इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि एक सामान्य माता है, तो सामान्य माता यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये सामान्य माता है तो ये H इसमें नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सामान्य माता है, तो अब इसमें जो क्या बनेंगे, थोड़ा सा आप एक समय हम ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको ठीक कर लें। हाँ, तो आइए, ये थोड़ा ठीक हो गया है, कुछ इसमें मिस्टेक थी। तो अब इसमें देखिए, आगे यहाँ पर जो बता रहा है इसमें कि सामान्य माता है, माता कैसी, सामान्य है, और पिता हीमोफिलिक है। इनकी वंशानुगत कैसी होगी, अब जो हीमोफिलिक पिता है उसको स्मॉल h से निरूपित हम कर रहे हैं, और जो सामान्य माता है उसको कैपिटल H, यानी X के ऊपर क्या है, X की पावर में H लगा हुआ है कैपिटल में। ठीक है ना, अब इनकी वंशानुगत देखिए, तो ये जो इधर आप देख रहे हैं ये पिता के गुणसूत्र हैं। ठीक है, तो ये देखिए पिता कैसा है, ये इसका जो शुक्राणु बनेगा ये कैसा रहेगा, हीमोफिलिक है। इसमें देखिए H स्मॉल में लगा हुआ है, और ये एक सामान्य क्या है, Y गुणसूत्र है। तो आप देखिए इनका क्रॉस करवाइए, इसका इसके साथ करवाएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हीमोफिलिक क्या है, H है, और यहाँ पर जो एक सामान्य H है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो मादा बनेगी, चूंकि X से क्या बनती है, मादा बनती है, X गुणसूत्र के मिलने से, लेकिन एक X में H जो लगा हुआ है वो कैसा है, वो सामान्य है, कैपिटल में H लगा हुआ, और एक कैसा है, विकार युक्त है। तो जो वाहिका, इसमें जो माता यानी मादा बनेगी, जो लड़की बनेगी वो कैसी होगी, वाहिका होगी, वाहक का काम करेगी, क्योंकि इसमें 2 गुणसूत्र हैं H वाले,
और ये दोनों में से एक में क्या है, विकार है, एक में वो जीन है जो हीमोफिलिक है और एक में नहीं है, इसलिए यह प्रभावी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखिए, दूसरी लाइन में तो एक यहाँ पर देखिए कि ये विकार युक्त क्या है, एक्स है, और ये विकार युक्त नहीं, सामान्य है। तो यहाँ पर भी जो लड़की बनेगी, चूंकि एक्स, एक्स से क्या बनेगी, लड़की, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो लड़की ही बनेगी। तो लड़की बनेगी तो ये भी कैसे वाहिका बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सामान्य एच है, ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, तो एक विकार युक्त जीन है, एक निर्विकार युक्त जीन है। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो बच्चियां बनेंगी, दोनों लड़कियां जो बनेंगी वो केवल वाहक बनेगी, प्रभावित नहीं होगी। वो दोनों लड़के जो बनेंगे, चूंकि लड़कों को जो एक्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, माँ से मिल रहा है। ये माँ वाला यच जो है लड़कों में आ रहा है, ये माँ वाला यच लड़कों में आ रहा है। लेकिन वाई गुणसूत्र किससे मिल रहा है, पिता से मिल रहा है। ये तो ऐसा होता ही है कि जो वाई गुणसूत्र होता है लड़कों में वो पिता से आता है, और एक्स गुणसूत्र जो आता है वो माता से आता है। तो माता से आने वाला जो गुणसूत्र होगा कैसा होगा, सामान्य है, सामान्य है। यहाँ पर देखिए तो ये सामान्य गुणसूत्र इनको मिलेगा, यहाँ भी सामान्य, तो ये सामान्य गुणसूत्र मिलेगा। और वाई में तो वो विकार युक्त जीन है नहीं, एक्स में पाया जाता है, तो इसलिए सभी जो लड़के बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो सामान्य बनेंगे। ठीक है। तो जब एक पिता कैसा हो, हीमोफिलिक हो, तो उसके पुत्र जो होंगे वो सामान्य होंगे, और पुत्रियां जो होंगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी हीमोफीलिया की। ये अगली पीढ़ी जब इनकी होगी, इन पुत्रियों की, तो जो इनके पुत्र होंगे वो पुत्र कैसे होंगे, हीमोफीलिक होंगे। क्योंकि पुत्रों को एच कहाँ से मिलता है, एच गुणसूत्र कहाँ से मिलता है, पुत्रों को एच गुणसूत्र माता से मिलता है। तो माता का जो एच गुणसूत्र है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, वो पहले से ही इसमें विकार युक्त जीन उपस्थित है, इसलिए जब इनके पुत्र होंगे तो वो हीमोफीलिक होंगे। ठीक है, आपको बातें ये समझ में आ गई होंगी। चलिए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि तो वाहक वाहिका माता है, इसी की अगली जनरेशन यहाँ देख लेते हैं जो हमने अभी आपको बताया, और एक सामान्य पिता है। तो अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि जो एक वाहिका माता है और एक सामान्य पिता है, और इन दोनों के बीच यदि मान लीजिए कि वैवाहिक गठबंधन बनता है, विवाह होता है, और इनकी जो संतानें होंगी वो किस प्रकार की होंगी, तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये पिता कैसा है, सामान्य है, आपने देख लिया, ये सामान्य है। और ये माता कैसी है, हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक तो नहीं है, हीमोफीलिया के विकार है, यानी वाहक है, विकार से ग्रसित तो है लेकिन बाहर उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, वाहक है। तो अब देखिए इनके जब क्या बनेंगे, इसमें स्पर्म बनेंगे, गुणसूत्र। ठीक है, तो दो प्रकार के गुणसूत्र बन गए, एक एच वाला, एक वाई वाला। यानी इसमें से जो स्पर्म शुक्राणु बने तो एक एक्स वाला शुक्राणु बनता है, एक वाई वाला बनता है। और इसमें जो अंडाणु बने तो ये दो बार प्रकार के बन जाएंगे, एक सामान्य अंडाणु बनेगा और एक वाहक वाला बनेगा। ठीक है, अब इन देखिए संतानों में किस तरह से जाएगा, तो संतान में कैसे जाएगा, तो यहाँ देखिए ये माता का है, ठीक है ना, ये किसका है, माता का है, ठीक है ना, दोनों। और ये किसका है, पिता का है। तो देखिए माता का जब एक्स गुणसूत्र पिता के एक्स गुणसूत्र के साथ क्रॉस करेगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो पुत्री होगी वो सामान्य बन जाएगी, क्योंकि माता भी क्या है, एक एच इसका कैसा है, सामान्य है। तो इसलिए एक एच से जो पिता का एच मिलेगा तो सामान्य हो जाएगा, तो सामान्य पुत्री हो जाएगी। और दूसरे एच के साथ जब पिता का एच मिलेगा तो ऐसी स्थिति में, यानी ये अंडाणु और ये शुक्राणु से मिलेगा तो वाहिका पुत्री होगी, क्योंकि ये वाला जो अंडाणु है ये कैसा है, ये वाहक वाला है। अब पुत्रों की यदि हम बात करें तो पुत्र में क्या है, वाई गुणसूत्र तो दोनों को मिलेगा, किससे मिलेगा, पिता से। लेकिन जो माता से एच मिलेगा तो एक सामान्य क्या मिलेगा, एक सामान्य गुणसूत्र मिलेगा जिसमें हीमोफीलिया के जीन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक में क्या है, एक में जो एच आएगा वो माता से, वो कैसा होगा, हीमोफीलिया वाला जीन है इसमें। तो इसलिए एक पुत्र कैसा होगा, सामान्य होगा, लेकिन एक पुत्र कैसा होगा, विकार युक्त होगा, ठीक है, यानी हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। तो इस प्रकार से इसका यदि डिटेल हम करें, इसको समझाएं, तो एक उदाहरण पहले और देख लें, फिर इसका हम निष्कर्ष आपको बता रहे हैं। वाहिका माता और हीमोफीलिक पिता यदि हम इसी तरह से क्रॉस करवाते हैं तो देखिए परिणाम क्या आता है, इसके परिणाम को डायरेक्ट देख लेते हैं, बाकी क्रॉस आप समझ चुके होंगे। तो देखिए जब पिता कैसा, माता कैसी हो, वाहक हो, और पिता कैसा हो, हीमोफीलिक हो, तो दोनों स्थिति में देखिए वाहक पुत्री, हीमोफीलिक पुत्री, सामान्य पुत्र और हीमोफीलिक पुत्र प्राप्त होता है। अब पुत्र सामान्य काहे हो गया, क्योंकि वाहक कैसी, माता कैसी है, वो वाहक है,
प्रभावी नहीं है। इसलिए एक जो H इससे आया है वो सामान्य H है और Y इससे प्राप्त हो गया तो ये सामान्य पुत्र प्राप्त हो गया। लेकिन 3 में देखिए तो यहाँ वाहिका क्या पुत्री जो होती है वो वाहिका ही है और एक पुत्री कैसी हीमोफिलिक प्राप्त होती है और पुत्र जो है एक हीमोफिलिक, यानी एक पुत्र सामान्य होगा, एक पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, एक पुत्री वाहिका होगी और एक पुत्री हीमोफिलिक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पुत्रियां भी हीमोफीलिया का शिकार होती हैं, मादाएं भी हीमोफीलिया का शिकार होती हैं, लेकिन रेयर केस में बहुत कम प्रतिशत मात्रा इनकी होती है। और इसका कारण ये होता है, ये कब होता है, जब ऐसा संयोग हो कि पिता हीमोफीलिक हो और माता वाहक हो, तभी पुत्रियों में इसका प्रभाव दिखेगा। अन्यथा हर समय जो पुत्र होंगे उन्हीं को इनका शिकार होना पड़ता है। कारण सिर्फ यही है कि मादाओं में जो होता है 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। यदि एक में वो जीन उपस्थित है तो ये समझ लीजिए दो जो H दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला X गुणसूत्र है वह क्या कर देता है, अप्रभावी कर देता है इसको। इस वजह से यह उस जनरेशन में दिखाई नहीं देता है। अब आइए हीमोफीलिया का शिकार जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी जो थी वो हीमोफीलिया की शिकार थी। ये महारानी विक्टोरिया के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लैंड की महारानी थी और यह हीमोफीलिया की वाहिका थी। लेकिन उन्होंने इस जान को अपने कई इस तरह से ये कई बच्चों और कई पोतियों को ये जो जीन था इस जीन को पहुंचाया था, डोनेट किया था। एक तरह से डोनेट तो नहीं कहेंगे लेकिन वंशानुगत हुए थे। महारानी विक्टोरिया खुद हीमोफीलिया की क्या थी, वाहक थी, लेकिन ये कई पोते पोतियों और कई वंशजों में इन्होंने इस जीन को पहुंचाया। ठीक है, इसको रोका नहीं गया और कई जीन को कई ऐसे पीढ़ियां इनकी जो है तो हीमोफीलिया की शिकार हुई हैं। तो परिणाम स्वरूप यूरोप के कई राजघरानों में, चूंकि महारानी थी तो इसकी जो बेटियां और बेटों का जो विवाह हुआ वो राजघराने में ही हुआ, इसलिए कई राजघराने यूरोप के क्या हो गए, हीमोफीलिक हो गए। यहाँ पे एक डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एडवर्ड जो थे एक सामान्य थे, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान थोड़ा, तो देखिए एडवर्ड ये एक सामान्य पुरुष था। एलिस ये पूरी उसकी जो रानी विक्टोरिया की थी ये इसकी वंशावली दी गई है। तो एलिस ये वाहिका यानी बेटी थी। लियोपोल्ड ये एक सामान्य व्यक्ति था यानी पुरुष था। फिर बेयादिस ये वाहिका यानी की पुत्री थी। और फिर आगे देखें तो यहाँ पर देखिए रूस में ये पहुँचा, हीमोफीलिया का शिकार बना, हीमोफीलिक हो गया, ठीक है। फिर एलिस का जो अगला वंश चला यानी प्रशा का प्रिंस था तो ये हीमोफीलिक हो गया। ये देखिए अगला फिर स्पेन का राजा, ये भी हीमोफीलिक हो गया और कई अन्य शाही सदस्य भी हीमोफीलिक हुए। तो ये रानी विक्टोरिया की कुछ ये वंशावली थी जिसमें देखने को मिलता है कि रानी विक्टोरिया से जीन ये कहाँ तक ऐसे वंशागत हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ मोस्ट चीज़ें दिखी कि रानी विक्टोरिया जो थी उसकी बेटियाँ वाहिका थी और बेटियों के अन्य जो राजघराने में जहाँ जहाँ विवाह हुआ उनसे जो संतानें आगे हुई वो जो पुत्र हुए वो हीमोफीलिक हुए, जो पुत्री हुई वो वाहक हो गई। तो रूस, स्पेन, जर्मनी आदि कई जो जगह के राजकुमार थे ये सभी हीमोफीलिक पाए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हीमोफीलिया होती है यह वंश परंपरा में आगे की ओर वंशानुगत होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बस इतना होता है, लास्ट में हम आपको ये कहेंगे कि जो हीमोफीलिया है यह एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जो रक्त जो जमाव होता है, रक्त के जमने की जो क्रिया होती है उसको धीमा कर देता है, ये समाप्त कर देता है, जिससे कुछ ही समय में शरीर का रक्त बह सकता है और हमारी मौत हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हीमोफीलिया जैसे आनुवंशिक विकार जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, ऐसे विकार हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो कुछ आनुवंशिक विकारों का हम आगे लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप इनको समझते रहिए, देखते रहिए। बस इतना आपको कहेंगे, आज हो सकता है कुछ स्वास्थ्य गत समस्याएं थी इसलिए कहीं बोलने में त्रुटि भी हुई होगी, तो इसको इग्नोर करते हुए और आप केवल मेन चीज़ें यहाँ पर जो बताई गई हैं जो सिलेबस की उसको आप ग्रहण करेंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ले लीजिए, जो आपको वीडियो में ऐसा लगता है कि आपके योग्य नहीं, वो खराब लगती है आपको, तो उसको छोड़ दीजिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।